हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर और हम लोग यहाँ पे साथ मिलके करते हैं केमिस्ट्री के साथ मैजिक क्रिएट। राइट बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ते हैं केमिस्ट्री को, लेकिन बोरिंग वे में नहीं, उसे बना के फन एलिमेंट। राइट बच्चों, तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बच्चों, तो आज हमारा उसी चैप्टर का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। ओके बच्चों, तो जैसे कि आपको पता है हम कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10 से। और ये हमारा कौन सा लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 4। अगर आपने बाकी के 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हो बच्चे। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं आज की क्लास में, जो हम हमेशा करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। ओके बच्चों, तो आइए लेट्स रिवाइज, क्विकली देख लेते हैं कि हम लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़कर आए हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने किया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, हमारे पूरे वर्ल्ड में तरह तरह के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कि वो रिएक्शंस किस किस तरह के होते हैं। ओके, तो हमने उन्हें 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है और हम 1 बाय 1 उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 जो रिएक्शन हैं वो हम ऑलरेडी लेक्चर 3 में पढ़ चुके हैं, तो वो हम एक बार रिवाइज करने वाले हैं। फर्स्ट बच्चे हमने देखा था व्हाट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जब हम क्या करेंगे बच्चा, जब भी हम किन्हीं 2 एलिमेंट्स या 2 कंपाउंड्स को मिला देंगे, सपोज वो हैं ए और बी, मिलाने से मतलब उन्हें कंबाइन कर देंगे। जब कंबाइन करोगे तभी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा बच्चा, और बना देंगे एक कंपाउंड जो कि है ए बी। इसका मतलब आपने 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस को कंबाइन कर दिया और उन्हें कंबाइन करके आपने क्या बना दिया, 1 केमिकल सब्सटेंस। इसका मतलब आपने कर डाली एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेरे बच्चों। चलिए, उसके बाद हमने डिस्कस किया था व्हाट इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, वर्ड से ही क्लियर है, डीकंपोजिशन मतलब डिकम्पोज करेंगे। तो किसे डिकम्पोज करेंगे बच्चा, हम यहाँ पे डिकम्पोज करेंगे एक केमिकल सब्सटेंस को और उससे बना देंगे 2 और मोर केमिकल सब्सटेंसेस। ओके, अगर ये ए और बी एक कंपाउंड है और हमने इसे डिकम्पोज करके बना डाला ए प्लस बी, तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया बच्चों, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर डाली। ओके, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड हमने डिस्कस किया था एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ओके, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जब आपका एक एलिमेंट आपके केमिकल सब्सटेंस की जगह रिप्लेस कर दे किसी दूसरे एलिमेंट को, तब हम क्या कहेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। ओके, अगर देखो यहां, अगर एक कंपाउंड है ए बी और उसने रिएक्ट करा सी से, और सी ने क्या करा, इस बी को कर दिया डिस्प्लेस या फिर रिप्लेस, मतलब सी जो है वो बी की जगह पे जाके बैठ गया बच्चा। ठीक है, और इसने बना दिया ए सी प्लस बी रह गया अकेला। तब हम क्या कहेंगे कि हो गई है हमारी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक और नाम मैम ने आपको बताया था, वो क्या था, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन बच्चे। ठीक है, तो दोनों नामों से हम इसे बुला सकते हैं। ओके, इसके अंदर हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज देखी, कब
कौन सी वो सिचुएशन होगी जब ये C इस B को रिप्लेस कर देगा बच्चा? वो तब होगी जब ये C क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा B से। ओके, तो B के पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा बच्चा, राइट? क्योंकि वो फाइट बैक नहीं कर सकता। ओके, तो उसे जाना ही पड़ेगा। तो C ले लेगा B की जगह और वो बना लेगा AC और B रह जाएगा बेचारा अकेला। ओके, तो ये सारा डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 3 में। ओके, तो अब हम देखते हैं ओवरव्यू कि हम आज आखिर क्या करने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। तो आज का ओवरव्यू क्या है बच्चा? सबसे पहले हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि हम ऑलरेडी देखकर आए हैं लास्ट लेक्चर में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अब हमें देखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। फिर हम देखेंगे बच्चे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, मतलब जब ऑक्सीडेशन हम बोल रहे हैं, रिएक्शन हो रही है, ये भी हम अभी पढ़ेंगे। तो हम ये देखेंगे बच्चे कि उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हर एक दिन हमारी जो डेली लाइफ है उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ओके, हम दो टर्म्स सीखेंगे, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ओके बच्चों, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अभी तक हमने क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जब एक एलिमेंट आता है और वो एक कंपाउंड के अंदर किसी दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया बच्चे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या एग्जाम्पल लिया था? अगर दो बेस्ट फ्रेंड्स A और B बैठते हैं हमेशा कहाँ? एक ही बेंच पे साथ में, राइट? और एक दिन आता है C और वो B को बोलता है कि आज मैं तुम्हारी जगह A के साथ बैठूंगा। ओके, तो अब क्या है बच्चे, क्योंकि C है B से स्ट्रॉन्गर, उससे ज्यादा ताकतवर है, तो B के पास, बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे चुपचाप सीट छोड़ के जाना ही पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए क्या बन जाएगा? AC, क्योंकि C बैठ जाएगा A के साथ। ओके, और B बेचारा अकेले अकेले वहां से निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह बच्चे आज की अगर आप रिएक्शन को समझो, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल का मतलब क्या है कि दो एलिमेंट्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का अगर आप सोचो तो अगर यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल, अगर हम डेली लाइफ में सोचे कि ये A और B जो हैं, ये दो बच्चे हैं, ये साथ में बैठे हैं और C और D भी साथ में बैठे हैं। ओके बच्चे, अब एक कंडीशन क्या है कि टीचर ने बोला है कि कौन बैठेंगे साथ में? एक लड़का और एक लड़की, मतलब A B में से जो हमारा बच्चे A है ये है बॉय, ओके, और जो B है ये है गर्ल। ओके, और इसी तरीके से बच्चे जो हमारा C D है, अगर हम उसका भी एग्जाम्पल यहीं लिख दे तो C D में से आप ये सोच लो कि आपका C जो है वो बॉय है और जो D है वो क्या है? वो गर्ल है। ओके, अब क्योंकि जो हमारी मैम है उन्होंने बोला है कि आप सीट्स को एक्सचेंज कर लो, मैम बोल रही है आप जो दोनों हो, A और B साथ में बैठते हो रोज और C और D भी साथ में बैठते हो, तो आप जो है बहुत शैतानी करते हो, बहुत शोर मचाते हो क्लास में। आज आपको क्या करना है? अपनी सीट्स को करना है एक्सचेंज। ओके, पर एक्सचेंज किस तरीके से करना है कि आप एक लड़का और एक लड़की ही साथ में बैठोगे। ओके, तो अब ये क्या करेंगे? इन्हें करनी है सीट एक्सचेंज बच्चे। ठीक है, तो A किसके साथ जाएगा? D के साथ जाएगा। ओके, एक मिनट में आपको अलग पेन से शो कर दूं। ठीक है बच्चे, यहाँ पे क्या थे हमारे साथ में? A और B। ठीक है, अब देखिए मैं आपको डिफरेंट पेन से शो करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैम ने बोला है एक लड़का और एक लड़की साथ में बैठेंगे, तो A किसके साथ जाएगा आपका बैठने? D के साथ।
और B किसके साथ जाएगी, C के साथ। ठीक है बच्चे, तो जब ये एक्सचेंज होगा तो AB प्लस CD से हमें क्या मिल गया, CB और AD। ओके, तो उसी तरीके से हमारे दो कंपाउंड्स क्या करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे बच्चे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गर्ल एंड बॉय का, उसी तरीके से हमारा जब भी एक केमिकल कंपाउंड बनता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं बच्चा, एक होता है एनायन और एक होता है कैटायन। क्या होता है, एक कैटायन, और कैटायन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और दूसरा क्या पोर्शन होता है, एनायन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो एनायन पे क्या होता है आपका, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कभी भी दो नेगेटिव एक साथ नहीं बैठ सकते, मतलब दो लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते, या कभी भी दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती, मतलब दो कैटायंस भी एक साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है, अगर सेम सेम एक साथ बैठ जाएंगे ना तो लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनके बीच में डिस्टेंस रखना है। तो हमेशा बच्चे पेयर किसका बनेगा, एक कैटायन का एक एनायन के साथ आप हमेशा पेयर बनाओगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि कैटायंस कौन से हैं और एनायंस कौन से हैं। ओके, तो देखो जैसे यहाँ पे मेंशन है बच्चे, A और C है कैटायन। अब मैं इन्हें रेड से इनसर्कल कर रही हूं, A भी कैटायन है और C भी कैटायन है, मतलब दोनों के पास क्या है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और B एंड D क्या है, एनायंस है, मतलब इसको हम दूसरे पेन से ले लेते हैं। ओके, ये देखिए जो मैं येलो से इनसर्कल कर रही हूं, B भी एनायन है और D भी एनायन है, मतलब दोनों के ऊपर है नेगेटिव चार्ज बच्चा। ठीक है, अब आपने इन दोनों केमिकल सब्सटेंसेस को बोला है कि जाओ और अपने आयंस को एक्सचेंज कर लो, अदला बदली कर लो। ठीक है, तो वो क्या करेंगे बच्चे, कैटायन जो है आपका एक कंपाउंड का, मतलब इसमें क्या था कैटायन A, ये किसके पास जाएगा, दूसरे के एनायन के पास, कि भाई तू आजा मेरे साथ बैठने। ठीक है, तो A किसके पास जाएगा बच्चा, D के पास, और क्या बन जाएगा, AD। और जो आपका यहाँ पे है कैटायन C, वो किसके पास जाएगा, B एनायन के पास जाएगा, कि चल भाई A तो मेरे को छोड़ के, D तो मेरे साथ नहीं बैठ रहा, तू मेरे साथ बैठ जा। ठीक है, तो ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये क्या बना देंगे, CB। ओके, तो यहाँ पे क्या करा बच्चा, हमने इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमने लिए थे कुछ अलग कंपाउंड, वो क्या थे, AB और CD। ओके, जब उन्होंने रिएक्शन कर डाली तो हमने क्या बना दिया, एक दो अलग कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे पहले वो थे, एक कंपाउंड था AB और एक कंपाउंड था CD। जब रिएक्शन हुई तो एक कंपाउंड बन गया CB और दूसरा बन गया AD। इससे साफ साफ क्या पता चलता है कि हमने दो कंपाउंड को रिएक्ट करा डाला और दो नए कंपाउंड्स क्रिएट कर दिए। ठीक है बच्चे, तो ये ऐसी रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब जल्दी से डेफिनेशन पे आ जाओ, क्या लिखा गया है, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स। ओके, हमेशा क्या होंगे आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, दो कंपाउंड्स लोगे बच्चा, रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। अभी मैंने आपको क्या समझाया, क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा, कैटायंस और एनायंस का एक्सचेंज होगा बच्चे। ठीक है, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया कि दो कंपाउंड ने रिएक्ट करा, आयंस को एक्सचेंज कर दिया और टू न्यू कंपाउंड्स बना दिए, वही हमारी डेफिनेशन बोल रही है, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चा, ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखिए, a double displacement reaction usually occurs in solution and one of the products being insoluble precipitate out or separate as a solid। इसका मैं अभी आपको नेक्स्ट पे एग्जांपल दिखाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी हमें क्या समझना है कि जब भी इस तरीके की रिएक्शन होती है बच्चे,
ज्यादातर हमारे पास क्या आता है कि एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो जाता है रिएक्शन के बाद जो होता है सॉलिड, और वो कंपाउंड क्या करेगा, क्योंकि वो तो सॉलिड है, वो किसी के साथ घुलेगा मिलेगा नहीं, वो कहता है मैं सबको करता हूं नापसंद और मैं अकेले रहना ही पसंद करता हूं, ठीक है। तो वो कंपाउंड क्या करेगा बच्चों, वो कंपाउंड जाके चुपचाप सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि उसे बाकी सबसे रहना है बहुत दूर, ओके। तो इसीलिए इस तरीके की रिएक्शन में मोस्टली क्या होगा, इनसॉल्यूबल सॉलिड बनेगा, ठीक है, जो घुलेगा मिलेगा नहीं, ऐसा एक सॉलिड सब्सटेंस बनेगा। अब उसे हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री की टर्म्स में, प्रेसिपिटेट, ओके। और ऐसी रिएक्शन जब भी होगी उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट का एक अच्छा सा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। क्या हो रहा है बच्चे, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया आपने, इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ओके। मतलब दो सॉल्यूशन कौन से ले लिए, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ओके बच्चा। देन अ वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, यहीं पे बता दिया कि एक सॉलिड बन रहा है, किसका सॉलिड प्रेसिपिटेट बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड अलोंग विद सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। जब भी आपको ऐसी कोई रिएक्शन दी जाए, ध्यान देने वाली बात क्या है कि वो आपको ऑलरेडी ही बता रहा है कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड है वो क्या है बच्चा, इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल का मतलब क्या है, वो सॉलिड है, ठीक है। आओ यहां देखो, अब यहां ध्यान दीजिए बच्चा, मान लो ये आपका एक सॉल्यूशन है, किस चीज का सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। और ये आपका दूसरा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किस चीज का है, सोडियम क्लोराइड, जो कि होता है NaCl बच्चे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, स्लोली स्लोली सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को पोर कर रहे हैं, कहाँ, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर। जैसे ही हमने ये करना शुरू करा, हमने देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, दोनों जैसे ही मिले घुले साथ में, उसमें एक अचानक से व्हाइट प्रेसिपिटेट कैसे बनने लग गया। सॉल्यूशन तो हमारे दोनों बहुत क्लियर थे, अचानक से ये व्हाइट सॉलिड कहां से आ गया, ये आया बच्चे रिएक्शन से। जब आपके ये दोनों कंपाउंड मिले, इन्होंने क्या कर दी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चे, और उसके बाद क्या बना ये सिल्वर क्लोराइड, जो कि किसी के साथ भी मिलना जुलना पसंद नहीं करता, ये क्या करना पसंद करता है, अकेले नीचे बैठना, ओके। तो ये क्या करेगा, बनाएगा अपना सॉलिड प्रेसिपिटेट और जाके बैठ जाएगा नीचे, कहेगा सब मेरे से दूरी बनाए रखिए, ओके। तो ये क्या बना आपका, सिल्वर क्लोराइड बच्चे। अब अगर हम यहाँ रिएक्शन देखें, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट गया कहाँ, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने, और इसने क्या बनाया, सिल्वर क्लोराइड, जो कि है एक सॉलिड, ओके। इसको क्या कहोगे, प्रेसिपिटेट। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट। ये शॉर्ट फॉर्म यूज करिए ना, PPT। तो ये शॉर्ट फॉर्म जहां पे भी यूज हो समझ जाना, वो क्या बोल रहा है, प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस है बच्चे, ठीक है। और क्या बना, सोडियम नाइट्रेट, ओके। अब हमने रिएक्शन तो देख ली। अब आप पूछोगे मैम आप इसे बार बार ही बोल रहे हो कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जरा करके तो दिखाओ आखिर कैसे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। हमने क्या बोला, एक्सचेंज किसका होगा, कैटायंस और एनायंस का आपस में एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो अगर आप देखो बच्चे, जो आपने लिया है सिल्वर नाइट्रेट, इसके अंदर जो ये है आपका सिल्वर,
ठीक है बच्चा, ये सिल्वर किस फॉर्म में है, Ag प्लस, प्लस चार्ज आ गया, मतलब ये क्या है, एक कैटायन है। और ये जो नाइट्रेट है इस पे क्या चार्ज होता है, NO3 माइनस, माइनस आते ही क्या हो गया, ये एक एनायन है बच्चा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। ओके, यहां अगर आप ध्यान दो, जो ये सोडियम है बच्चे, ये किस फॉर्म में है, Na प्लस। अब प्लस चार्ज है, मतलब ये क्या है, ये एक कैटायन है। ठीक है, और Cl कैसे है, Cl माइनस, यानी कि ये एक एनायन है बच्चा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि जोड़ी किसकी बनेगी, साथ में कौन रहेंगे, एक कैटायन और एक एनायन। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होगा, कैटायन एनायंस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, अब ये हमें देखना है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस ये आखिर करेंगे कैसे। तो मैं ये इरेज करके दिखाती हूं आपको। ठीक है बच्चे, देखो अब मैं आपको शो करती हूं कि ये एक्सचेंज हो कैसे रहा है। ये था Ag प्लस बच्चा, और इसके साथ में बैठा था एक क्या, NO3 माइनस। तो यहां लिखेंगे NO3 माइनस, इन दोनों की जोड़ी थी साथ में। और दूसरी तरफ क्या था, एक था सोडियम आयन, कैटायन है जो कि, और एक था क्लोराइड, ये क्या है, एनायन। अब आपको क्या करना है, एक्सचेंज कर दो आयंस को, मतलब ये सिल्वर के साथ कौन जाएगा, क्लोराइड जाएगा, और इस सोडियम के साथ कौन जाएगा, नाइट्रेट जाएगा। ये अपने आयंस को आपस में अदला बदली करेंगे। ठीक है, और जब इन्होंने अदला बदली कर दी मेरे बच्चे, तो क्या बना दिया, अदला बदली करके इन्होंने बना दिया एक AgCl। ठीक है, और दूसरा क्या बनाया इन्होंने, NaNO3। अब अगर यहां ध्यान दो तो AgCl को हम कहते हैं सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3 को हम कहते हैं सोडियम नाइट्रेट बच्चा। ठीक है, और जो AgCl है वो क्या है, एक सॉलिड है जो कि इनसॉल्यूबल है सॉल्यूशन में, तो वो हो जाता है प्रेसिपिटेट आउट, वो जाएगा नीचे और बैठ जाएगा सॉल्यूशन के। ठीक है बच्चे, तो यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है हम उसे एक और नाम से बुला सकते हैं। नाम क्या है इस रिएक्शन का, आप कहोगे मैम अभी तो आपने बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इतनी जल्दी थोड़ी भूल जाएंगे। पर बच्चे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ में इस रिएक्शन को हम एक और नाम से बुला सकते हैं। वो क्या नाम है, वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ में आप क्या कह सकते हो कि ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि ये एक प्रेसिपिटेट को भी तो बना रही है। ठीक है, तो ये एक आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एक और एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। वाह, चलो अब यहां देखते हैं क्या होना है, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन किसका लिया, बेरियम क्लोराइड का, इज एडेड टू सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गए बच्चे, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। अब जब ये मिक्स हुए तो क्या बना, अ वाइट प्रेसिपिटेट। पहले ही बता दिया क्या बनेगा, एक इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड अलोंग विद, किसके साथ बन रहा है, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ में बनेगा। ठीक है, तो यहां रिएक्शन देखो, बेरियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2। ओके, देन सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा जो कि होता है Ne2SO4 सोडियम सल्फेट।
तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट, जो कि है इनसॉल्यूबल, तो वो बना रहा है पीपीटी, मतलब प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का बच्चा, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। अब यहां देखिए, एक तरफ हमने डाला सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, दूसरी तरफ हम डाल रहे हैं बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बच्चे बीकर में। दोनों सॉल्यूशन को हमने मिला दिया, तो क्या बनेगा, तो जो सॉल्यूशन आया उसके अंदर हमारे पास आएगा एक वाइट कलर का इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, ठीक है। वो क्या कंपाउंड है आपका, बेरियम सल्फेट बच्चा, ठीक है। तो अगर आप यहां देखो, यहां भी क्या हो रहा है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। ओके, यहां देखिए जरा कैसे, बेरियम क्लोराइड में जो बेरियम आयन है वो है कैटायन, और जो क्लोराइड है वो है एनायन। इसी तरीके से सोडियम सल्फेट में जो सोडियम है वो है कैटायन, और जो आपका बच्चा सल्फेट है वो है एनायन। ओके, तो अब क्या होगा, एक्सचेंज होगा, अदला बदली की जाएगी, किस चीज की, एनायंस की अदला बदली होगी, और क्या बन जाएगा, ये बनेगा बच्चा, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, और इसके साथ में एक और बनेगा, वो क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चा, ये क्या है, बेरियम सल्फेट। अब इसमें से बेरियम सल्फेट था इनसॉल्युबल, तो उसका प्रेसिपिटेट जो है वो सॉल्यूशन से अलग निकल के बैठ जाएगा आपके बीकर के नीचे जाके, ठीक है बच्चे। तो ये जो दोनों रिएक्शन थी, ये थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। पर इसके साथ में ये रिएक्शन, एक और रिएक्शन कही जाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आ जाओ, इसकी डेफिनेशन आप देख लो एक बारी। Any reaction in which an insoluble solid, this word is important, called precipitate, कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर क्या बन रहा है, insoluble solid बन रहा है, जिसे क्या कहते हैं, precipitate कहते हैं, is formed that separates from the solution is called precipitation reaction. ओके, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं कि जब भी आपका एक इनसॉल्युबल सॉलिड बनेगा किसी रिएक्शन में, तो हम उसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, हमने दो एग्जांपल्स भी देख लिए। चलिए अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बच्चे, ठीक है। तो इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन। ओके, जब भी हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, ये हम देखते हैं, आइए। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बच्चे मतलब क्या होता है, The addition of oxygen to a substance is called oxidation. अगर आपका कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, आपने क्या करा, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करा दी। ओके, प्रोडक्ट में जब वो गया, मान लो ए था, ए एक केमिकल सब्सटेंस है, ये है अभी रिएक्टेंट में, इसमें आपने ऑक्सीजन ऐड करी और वहां पे जाते ही ये AO बन गया, ठीक है। तो आपने क्या करा दिया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे क्या कहोगे आप, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन भी देखिए, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब अगर कोई सब्सटेंस है, उसके साथ में हाइड्रोजन भी है, आपने क्या कर दिया बच्चे, हाइड्रोजन को यहां से निकाल दिया किसी तरीके से, ठीक है, और यहां पे बच गया बस ए, ठीक है। तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मतलब क्या समझना है आपको यहाँ पे, कि जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसे हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बच्चे। या तो आप बोलोगे एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डालना, कंपाउंड के साथ ऐड कर देना, ठीक है। या फिर आप बोलोगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कंपाउंड में से हाइड्रोजन को निकाल देना, ठीक है। तो दोनों ही हमारी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चे, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या देखेंगे, रिडक्शन क्या होता है। अब हमने देख लिया ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो बच्चे रिडक्शन क्या होता है, उसी ऑक्सीडेशन का उल्टा, उसका ऑपोजिट होता है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन अगर याद है, क्या बोला मैम ने, ऑक्सीजन को ऐड करना या फिर हाइड्रोजन को निकालना होता है ऑक्सीडेशन, तो कर दो उसका उल्टा। मतलब क्या मैम, अब क्या करेंगे रिडक्शन में बच्चे, ऑक्सीजन को निकालना, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन को ऐड करना, दोनों को ही हम क्या बोलेंगे कि ये हमारी हो रही है रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो देख लो, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। मतलब हाइड्रोजन को आपने किसी केमिकल सब्सटेंस में ऐड कर दिया तो आप कहोगे कि हमने रिडक्शन कराई है, ठीक है। या फिर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। मतलब या तो आपने ऑक्सीजन को निकालना है बच्चे, या आपने हाइड्रोजन को ऐड करना है, दोनों तरीके में आप क्या कहोगे, ये हमने करा दी क्या, एक रिडक्शन रिएक्शन मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये जो चीज है हमने देख ली कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं और रिडक्शन किसे कहते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है क्या, कि दो तरीके से हम इन दोनों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो कोई भी कंपाउंड है, मान लो मैंने ले लिया X, ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन ऐड करूं, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, मैंने कराई है ऑक्सीडेशन। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं बच्चे, ठीक है, ऑक्सीडेशन करा दी मैंने क्योंकि मैंने ऑक्सीजन ऐड कर दी। या फिर मैं क्या कर दूं, इसके अंदर से हाइड्रोजन निकाल दूं, ठीक है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं, तब भी मैं क्या कहूंगी कि मैंने एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन कराई है, ठीक है। अब दूसरी तरीके से देखो, अब रिडक्शन क्या है बच्चे, अगर इस कंपाउंड में आपने हाइड्रोजन ऐड कर दी, इसको हाइड्रोजन दे दी, तो आप क्या बोलोगे कि हमारी हो गई है रिडक्शन रिएक्शन। या फिर आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को बाहर निकालोगे, ठीक है, तब भी आप क्या कहोगे कि हो रही है एक रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन को दोनों वेज में आप डिफाइन कर सकते हो, ऑक्सीजन के गेन और लॉस की फॉर्म में, या फिर हाइड्रोजन के गेन और लॉस की फॉर्म में बच्चे, ठीक है। अब देखो लास्ट स्टेटमेंट क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ये तो मैंने आपको बता दिया पहले ही कि ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन अकर टुगेदर बच्चा। ये दोनों रिएक्शन, काफी सारे केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा होता है हमारा, हम लिखते हैं साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए मैं आपको बताती हूँ, हम कई जगह क्या टर्म यूज करते हैं, एक साइमल्टेनियस, ठीक है, ये टर्म हम यूज करते हैं कहाँ, इसके साथ, कि क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कैसे हो रहे हैं बच्चे, टुगेदर हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं एक रिएक्शन में, ठीक है बच्चे। तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शन बच्चे जिसमें भी ये दोनों साथ साथ होते हैं उसको एक नाम दिया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। किसे बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होंगे, उसे हम बोलेंगे ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है बच्चे, ठीक है। तो चलो
अब देखो बच्चे, हमने अभी तक सीखा ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है और रिडक्शन रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो अब हमें क्या सीखना है, अब हमें ये देखना है कि आखिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ठीक है, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अगर एजेंट नाम से आप समझो, एजेंट क्या होगा, जो किसी चीज को करवाएगा अपने थ्रू, राइट बच्चे। जैसे हम बोलते हैं कि ये LIC का एजेंट है, तो वो LIC एजेंट क्या काम करेगा हमारे लिए, वो LIC पॉलिसीज को बेचेगा, ठीक है, वो बेचने का काम करेगा, तो वो है LIC का एजेंट। वैसे ही हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या कराएंगा बच्चों, जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसने क्या करना है, उसका काम है भाई ऑक्सीडेशन को करवाना। हमने आपको रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई साहब आप आज कराएंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बहुत जरूरी है हमें करवाना, ठीक है। तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन को करवाएगा, जिसका काम है ऑक्सीडेशन करवाना, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बच्चे। तो देख लेते हैं डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन। ऑब्वियसली बेटा, अगर ऑक्सीडेशन करानी है तो क्या करना होगा, ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन देगा उसे हम बोल देंगे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन कराएगा आज, ठीक है। तो क्या है, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर दूसरी डेफिनेशन किस फॉर्म में पढ़ी हमने, हाइड्रोजन के रिमूवल की फॉर्म में। तो दूसरी चीज क्या हो सकती है, द सब्सटेंस विच removes hydrogen is also called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को दिए जाएंगे दो काम, या तो भाई ऑक्सीजन को ले आओ कंपाउंड के पास, या फिर इस हाइड्रोजन को यहां से दूर ले जाओ, ठीक है। तो दोनों वे में हम क्या करा देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसीलिए उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों। चलो नेक्स्ट पे चले, अब हमने पढ़ना है रिड्यूसिंग एजेंट। अरे भाई, ऑक्सीडेशन कराने वाले बंदे से तो हम मिलाए, अब जरा जो रिडक्शन कराता है उसे भी देख ले, ठीक है। तो यहाँ क्या है बच्चा, जिस तरीके से हमने देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या करना है, ऑक्सीजन को लाना है या फिर हाइड्रोजन को बाहर ले जाना है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चे रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है, या तो भाई आप ऑक्सीजन को ले जाओ बाहर, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन ले आओ कहीं से। ये दोनों काम है किसके, रिड्यूसिंग एजेंट के बच्चा। तो देखते हैं द डेफिनेशन को, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन ले आओ भाई, हाइड्रोजन दे दो हमें, फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे उसे, या फिर द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, ठीक है। रिडक्शन कब होगी, या तो ऑक्सीजन को हटा के या हाइड्रोजन को ऐड करके। तो दोनों ही काम जो सब्सटेंस हमारे लिए कर देगा, हम उसे कह देंगे आप हैं हमारे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बच्चे, इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। The oxidation and reduction reactions are also called रेडॉक्स रिएक्शंस। बच्चे ये मैंने आपको अभी पहले ही बताया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो बच्चे, हमने देख लिया ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमने ये भी देख लिया रिडक्शन क्या होता है। तो अब हमें क्या देखना है कि उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ क्या किया गया है, When copper is heated with oxygen, कॉपर को किसके साथ हीट करा है, ऑक्सीजन के साथ, then black colored, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किस कलर का कंपाउंड बन रहा है बच्चे, ब्लैक कलर का कंपाउंड बनकर आया, क्या नाम है उसका, कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। मतलब कॉपर गया था ब्राउन कलर का चमचमाता हुआ, मजे मजे में घूम रहा था, अचानक से आ गई ऑक्सीजन और उसके ऊपर आके चिपक गई। अब वो जाने का नाम नहीं ले रही बच्चे, और बना दिया कॉपर ऑक्साइड, जो कि हो गया काला। अब कॉपर कह रहा है भैया मैं तो था सुंदर ब्राउन कलर का कॉपर चमचमाता हुआ, तुमने तो मुझे काला बना डाला। किसने बना डाला,
इस ऑक्सीजन ने बच्चे, क्योंकि इसने करा दी उसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर जो था हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉपर का कलर हमारा होता है रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है, शाइनी कॉपर होता है, रेडिश ब्राउन था हमारा कॉपर, तो हमने उसको हीट किया बर्नर पे। चाइना डिश क्या है बच्चों, एक आप ये लगा लो जिस तरीके से हम घर पे यूज करते हैं प्लेट सेरेमिक की, उसी तरीके से हमारी लैब में यूज होती है चाइना डिश, जो थोड़ी मोटी होती है ताकि वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है, टूटे ना जल्दी। तो इसमें हमने लिया था थोड़ा सा कॉपर का पाउडर, कॉपर का चूरा बना के, फिर हमने उसे रख दिया अपने इस बर्नर के ऊपर और उसे करने लगे गरम। धीरे धीरे थोड़ी देर बाद हमने क्या देखा बच्चा, जो रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर था वो पड़ गया काला, किस में चेंज हो गया, ब्लैक कलर में चेंज हो गया। तो हमने पूछा कॉपर आखिर तुझे हुआ क्या है, तू इतने रंग क्यों बदलता है? तो कॉपर ने बोला भाई साहब मेरी नहीं कोई गलती, ये सब काम किया है इस ऑक्सीजन ने, ऑक्सीजन है यहाँ पे क्रिमिनल, इसको पकड़ो, इसने मेरा कलर बदला है, ठीक है बच्चे। तो इस रिएक्शन में क्या कर दिया बच्चा, कॉपर जो था उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और बना दिया कॉपर ऑक्साइड। जो ये रिएक्शन हुई क्योंकि इसमें हो रही है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये मत बोलने लग जाना कि मैम यहाँ पे तो हाइड्रोजन निकला ही नहीं, आपने तो ये भी कहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चे दोनों ही आपके लिए यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं तो वो निकलेगा कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है ऐड हो रही है, तो ये क्या रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर याद ये रखना कि जब कॉपर को बर्न करते हैं तो किस कलर का कंपाउंड बनता है, ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है। चलो नेक्स्ट पे चलें। अब क्या करा, कॉपर ऑक्साइड जो काला पड़ गया था बच्चा, ठीक है, उस काले कॉपर ऑक्साइड ने आके आपको बोला यार मुझे तो मेरा रेडिश ब्राउन कलर बहुत प्यारा है, प्लीज कुछ तो ऐसा करो कि मुझे वो वापस मिल जाए, मुझे ये काला कलर बिल्कुल नहीं पसंद। तो आप क्या करोगे बच्चा, आपने उस कॉपर ऑक्साइड को हीट करा, किसके साथ हीट कर दिया, अब हाइड्रोजन के साथ हीट कर दिया। हमने बोला चलो तुम काले पड़ गए हो, तुम्हें आज मिलाते हैं एक हाइड्रोजन से, जैसे ही उससे मिलोगे तुम्हारे रंग ही बदल जाएंगे। तो क्या करा कॉपर ऑक्साइड ने, जैसे ही आप उसे हाइड्रोजन के साथ हीट करोगे तो कॉपर मेटल मिल जाएगा वापस और वाटर फॉर्म हो जाएगा। देखो बच्चे ये था आपका कॉपर जो रेडिश ब्राउन कलर का था, पर क्योंकि ऑक्सीजन ने उसकी ऑक्सीडेशन करा दी तो उसने उसे क्या कर दिया, ब्लैक कलर में चेंज कर दिया। अब आपने क्या करा, हाइड्रोजन को बुलाया, ठीक है, हाइड्रोजन को बुला के इस कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई, तो इसने क्या कर दिया, इसने कॉपर ऑक्साइड को चेंज कर दिया वापस से कॉपर में। मतलब जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड था वो अब वापस से क्या बन गया, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर बन गया, वापस से चमकने लगा बच्चों, खुश हो गया वो, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर एक यहां पे क्या होगा बच्चे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जो कि है रिडक्शन रिएक्शन। अब जो दूसरी तरफ देखो, ये जो H2 था, जो हाइड्रोजन था, इसने क्या करा, इसने जो कॉपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन था उसे खुद ले लिया, ठीक है, खुद लेके किस में चेंज हो गया, H2 से बन गया H2O, यानी कि वाटर बना दिया। तो इसने क्या कर दिया, H2 से H2O में आके इसने कर दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CuO कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन और H2 यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलें।
यहाँ पे एक और रिएक्शन है, when zinc oxide is heated with carbon then zinc metal and carbon monoxide are formed। अब यहाँ क्या करा है आपने, जिंक ऑक्साइड लिया है, कार्बन के साथ रिएक्शन कराया तो बना जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ भी ध्यान दो, जिंक ऑक्साइड से बना जिंक, तो मैं क्या लिख दूंगी इसे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को बाहर निकाला है, तो क्या है ये, रिडक्शन। ठीक है, जिंक ऑक्साइड की हो गई रिडक्शन और रिड्यूस होके उसने बनाया जिंक मेटल। अब कार्बन पे ध्यान दो, कार्बन था और बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इसने क्या कर दी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो गया, कार्बन के साथ जाके चिपक गया और उसने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इससे हम क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है तो हम इसे कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन भी बच्चे। चलिए अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, हमने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो हमारी एवरीडे लाइफ है डेली, उसके अंदर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के आखिर इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। There are two common effects of oxidation reaction which we observe in daily life। क्या क्या है, एक है हमारा corrosion of metals और दूसरा होता है rancidity of food। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम ये देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो चलो, सबसे पहले है हमारी टर्म corrosion। corrosion का मतलब क्या है, कोरोजन इज द प्रोसेस, मतलब एक तरीके की वो प्रक्रिया जिसमें क्या होगा, इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस। यानी कि कोरोजन में क्या होगा बच्चे, जब भी आपका कोई मेटल है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, जो आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में उसके साथ, या फिर जो मॉइस्चर है यानी कि H2O है उसके साथ, या कोई भी केमिकल सब्सटेंस हो सकता है जैसे कि एसिड। जब भी मेटल उनके साथ रिएक्ट करेगा और ये सबके एक्शन के बाद क्या होगा, ईटन अप टर्म यूज करी है, द प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप, मतलब ये सब चीजें अपने एक्शन से क्या कर रही हैं बच्चा, कोरोजन से मेटल को खा रही हैं। ठीक है, हमारे मेटल को खोखला बना रही हैं। तो उस रिएक्शन को, उस टर्म को हम, उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन हुआ है। ठीक है, जब भी आगे से आप बोलोगे कोरोजन ऑफ मेटल हुआ है, उसका मतलब क्या है बच्चा, कि आपके मेटल पे एक तरीके की प्रोसेस हुई है जिसमें उस मेटल ने क्या कर दिया, एयर या फिर मॉइस्चर या फिर किसी एसिड के साथ रिएक्ट करके उसने क्या करा है बच्चे, नया कंपाउंड बना दिया, मतलब वो खोखला हो गया। ठीक है, सबसे अमेजिंग एग्जाम्पल है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कोरोजन का जो है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या, हम रोज देखते हैं बच्चे, कोई नई कील आज लगाएंगे चमचमाती हुई आयरन की, लोहे की, और वो कुछ दिनों के बाद हो जाएगी ब्राउन। ठीक है, हम क्या कहते हैं, इस पे लग गया जंग, है ना। तो वो जंग क्या है बच्चे, वो है रस्ट, जो कि है एक केमिकल कंपाउंड। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस है बेटा, इसे हम कहते हैं कोरोजन ऑफ आयरन मेटल या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि जो कंपाउंड बन के आया वो है रस्ट। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, आयरन जो मेटल है वो क्या करता है,
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से आएंगे? मॉइस्चर से आएंगे, जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होता है। वो रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड का क्या मतलब है बच्चे? जो Fe2O3 है यानी कि आयरन 3 ऑक्साइड है, या हम उसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, उसके साथ में क्या प्रेजेंट है? हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसे बोल रहे हैं हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, इस कंपाउंड को ही हम कहते हैं रस्ट। जंग लग गया, रस्ट लग गया, वो क्या है हमारा? बेसिकली हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बन गया। यहां देखो, ये प्रोसेस ऑफ रस्टिंग है। इसमें क्या हो रहा है? ये थी मेरे पास नई एक कील, जो कैसी थी? शाइनी सिल्वर कलर की एक कील थी। इसने क्या करा? एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन था उसके साथ रिएक्ट करा, और एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर के रूप में जितना वाटर प्रेजेंट था उसके साथ भी रिएक्ट करा, और रिएक्ट करके बन गई ऐसी रेडिश ब्राउन गंदी सी कील। ठीक है, थी तो शाइनी, पर अब कैसी बन गई? ऐसी बन गई। ठीक है बच्चा, तो ऐसी क्यों बन गई? क्योंकि इसने ऑक्सीजन, आयरन और वाटर ने रिएक्ट करके बना दिया आयरन 3 ऑक्साइड और हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बच्चा। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारी है कोरोजन की प्रोसेस, जिसमें क्या होंगे? मेटल्स जो हैं वो खोखले बन जाएंगे, क्योंकि केमिकल्स अपने एक्शन से उन्हें खा जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओ, ये क्या हो गया बच्चा? यहां देखो जरा, एक बहुत प्यारी सी नई सी शिप थी, वो क्या हो गई? ये देखो, पूरी ब्राउन हो गई, पूरी खराब हो गई। देखो, जब कोई भी एलिमेंट्स आपके मेटल पे अटैक कर रहे हैं, उसे ईट कर रहे हैं, जब वो उसे खा जाएंगे, उसे खोखला बना देंगे बच्चे, तो उससे क्या हो जाएगा? आपका मेटल वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, वही हुआ इस बेचारी शिप के साथ, क्योंकि इसका क्या हो गया? कोरोजन हो गया। इसी वजह से ये क्या हो गई? वीक हो गई, इस पे रस्ट लग गई। ठीक है बच्चे, तो क्या होता है? कोरोजन वीकन्स द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट। स्टील का कोरोजन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये क्या बता रहा है बच्चा? कि कोरोजन जब भी होगा वो क्या करेगा? हमारे ऑब्जेक्ट्स को, हमारी चीजों को कमजोर बना देगा, वीक बना देगा। ठीक है, सच एज, जैसे रेलिंग्स होती हैं हमारी, या कई कार बॉडीज, ब्रिज हो सकते हैं, शिप हो सकती हैं, या ठीक है, तो इन सब के साथ ये क्या करेगा? कोरोजन से ये हो जाएंगी वीक। ठीक है, और इसके वीक होने की वजह से क्या होगा? उनकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है बच्चे। ठीक है, तो ये था हमारा कोरोजन। अब हम आते हैं रेंसिडिटी पे। अब हमने देख लिया, जब भी कोई मेटल को केमिकल्स मिलके खा जाएंगे तो हम कहेंगे कोरोजन हुआ है भाई। अब हम देखते हैं आखिर रेंसिडिटी क्या है। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या है? ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। अब ये क्या है बच्चे? जिस तरीके से आपने देखा कोरोजन के अंदर भी मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, उसी तरीके से जितने भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट होता है। तो हमारी ऑक्सीडेशन से क्या होता है? जो ऑक्सीजन ऑब्वियसली एयर में प्रेजेंट होती है, वो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन के थ्रू उन फैट्स और ऑयल्स को भी क्या करती हैं बच्चे? ऑक्सीडाइज कर देती हैं। और उस ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा? होगा ये कि वो बहुत जल्दी हो जाएंगे खराब। चीजें, सब्जियां हमारी, वेफर्स, चिप्स, बिस्किट्स, अगर थोड़े दिन के लिए हम उन्हें ऐसी ओपन में छोड़ देते हैं तो वो क्या होते हैं? सड़ जाते हैं, गल जाती हैं सब्जियां। या फिर कई खाने के आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें से एक बहुत ही गंदी सी अनप्लीजेंट स्मेल आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो क्यों हो रहे हैं? आगे से जब आप भी देखोगे तो आप यही सोचोगे कि अच्छा रेंसिडिटी है इसके पीछे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स
when the food materials prepared in fat and oil are kept for a long time। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि मैंने आज सुबह एक चिप्स का पैकेट खोला है तो वो 2 मिनट या 1 घंटे बाद खराब हो जाएगा। नहीं बच्चे, ये प्रोसेस होगी स्लो, क्योंकि ऑक्सीजन आप उसको डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, वो ऑक्सीजन लेगा एयर से और एक स्लो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो ये फास्ट प्रोसेस नहीं होगी, स्लो होगी, लेकिन होगी जरूर। ठीक है, दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। टेस्ट भी बदल जाता है। अगर आप कभी ऑब्जर्व करोगे, कई खाने के मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर हम खुले में छोड़ दें तो 2-3 दिन बाद उनकी स्मेल तो बदलेगी ही, बदबू आनी शुरू हो जाएगी, साथ ही साथ उनका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा बच्चे। ठीक है, द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग, ओके, यहाँ पे ऑयल आएगा। द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स विच गिव अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट आर सेड टू हैव बिकम रेंसिड। आगे से जब आपका खाना खराब हो जाएगा, आपके चिप्स, वेफर, बिस्किट सड़ जाएंगे, तो आप कहेंगे कि वो क्या हो गए हैं, रेंसिड हो गए हैं बच्चा। ठीक है, तो ये दिस हैपन एज फॉलोज। अब हम नेक्स्ट पे क्या देखेंगे कि ये आखिर हो कैसे रहा है। ठीक है बच्चे, आओ देख लेते हैं। When the fats and oils present in the food materials get oxidized, अब ऑक्सीडाइज कौन करेगा उन्हें, ऑक्सीजन करेगी जो हमारी एयर में भर भर के प्रेजेंट है। Their oxidation product have unpleasant smell and taste। जो हमने बच्चे बात करी कि टेस्ट बिगड़ जाएगा और गंदी बदबू आएगी, तो वो क्यों आती है, क्योंकि जो फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके बाद जो प्रोडक्ट आपके बनकर आएंगे बेटा, उनकी स्मेल और टेस्ट होता है गंदा। ठीक है, उसकी स्मेल और टेस्ट कैसी होती है, बुरी होती है, बहुत अनप्लीजेंट होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि उसमें से बदबू आ रही है। Due to this, the smell and taste of the food materials containing fats and oils change and become very unpleasant। Obviously, जो उसके अंदर फैट और ऑयल थे उनका ऑक्सीडेशन हुआ और नए प्रोडक्ट बने जिनकी स्मेल गंदी है, तो हमारा फूड भी तो वही गंदी स्मेल देगा। The condition produced by aerial oxidation, देखो इसको आप क्या कहते हो, एरियल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, राइट। पर एरियल ऑक्सीडेशन कब कहेंगे, जब वो ऑक्सीडेशन के लिए जो ऑक्सीजन था वो आपकी एयर में से आया, तब आप कहोगे एरियल ऑक्सीडेशन है। कब कहोगे एरियल ऑक्सीडेशन है, जब एयर से आएगा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन कराने के लिए। ठीक है, तो आप कहोगे एरियल ऑक्सीडेशन हुई है फैट्स एंड ऑयल्स की, किसमें, फूड में, जिससे आने लगी गंदी गंदी बदबू। और उस प्रोसेस को, उस ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है, उससे हम क्या कहेंगे, रेंसिडिटी। ठीक है बच्चे, यहां देखो जरा, ये क्या हो गया, कितने प्यारे टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी चिप्स थे हमारे पास, और ये बदल गए इसमें। ये कैसे, इसमें क्या कहते हैं हम इसको बच्चे, फंगी लग गई है, फफूंदी आ गई है। ठीक है, ये देखो, आप देख रहे हो, ये क्या हो गया, ये तो खराब हो गया मैडम, मतलब ये चिप्स तो रैंसिड हो गए। कैसे हो गए, ऑक्सीडेशन हो गया फैट्स एंड ऑयल का, इसीलिए ये अब खराब हो गए, बदबू मारने लगे। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है, हमारी रेंसिडिटी की प्रोसेस है। अब इसे हम किस तरीके से रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, ये एक बारी हम देख लेते हैं। ये देखिए बच्चे, जो हमारी रेंसिडिटी की प्रोसेस है, इसे हम कैसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं, जो प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी में आता है। आप क्या कर सकते हो बच्चे, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। अभी मैंने बताया रेंसिडिटी के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हम उस ऑक्सीडेशन को रोक देंगे, ठीक है, उसे स्टॉप कर देंगे, तो हमारा रेंसिडिटी का प्रोसेस भी रुक जाएगा अपने आप। तो हमें क्या करना है, फूड में डालने हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटी का मतलब क्या होता है, जो रोकेंगे, किसको रोकेंगे,
ऑक्सीडेशन को रोकेंगे, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को होने से रोकेंगे उन्हें हम कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। वो हम अपने फूड में डाल देंगे अगर, तो हमारा फूड जो है वो ज्यादा टाइम तक चलेगा, ठीक है बच्चे। या हम क्या करेंगे, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कैसी होती है बच्चे, N2 जो होती है इसे हम बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट मतलब ये रिएक्ट नहीं करती, ये बहुत ही ज्यादा हायर टेम्परेचर पे जाके रिएक्ट करती है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, अगर आप डेली देखते हो जब भी हम चिप्स वेफर्स खाते हैं, पैकेट लाते हैं और हम खोलते हैं, हम कहते हैं हाय राम ये क्या है, धोखा हो गया हमारे साथ, तो इतना बड़ा चिप्स का पैकेट था पर चिप्स तो निकले सिर्फ थोड़े से, बाकी सब तो हवा ही हवा भर रखी है इन्होंने। पर बेटा वो हवा नहीं है, वो क्या है, इनर्ट नाइट्रोजन गैस है। अब वो नाइट्रोजन गैस क्यों जरूरी है डालनी, ताकि आपके जो चिप्स हैं वो ना आए किसके कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में बच्चे, ताकि ये ऑक्सीजन से रहे दूर, इसीलिए इसके अंदर भर देते हैं नाइट्रोजन गैस, ताकि ऑक्सीजन से दूर रहेंगे तो क्या नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा फैट्स ऑयल का, और फूड जो है हमारा वो जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है। दूसरी क्या है बच्चे, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब ये क्या है बच्चे, अगर मान लो आप रेफ्रिजरेटर में फूड को स्टोर कर रहे हो, अब हम अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज्यादातर जो है अपने रेफ्रिजरेटर में ही क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि वो बाहर पड़े पड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए हम उन्हें रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। तो किस लिए किया जाता है बच्चे, ताकि वो रहें कम टेम्परेचर पे, ठीक है बच्चे। ताकि फ्रिज का टेम्परेचर कैसा होता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो टेम्परेचर अगर कम कर दिया आपने तो क्या होगा, जो आपकी रिएक्शन हो रही है, कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इस ऑक्सीडेशन की रिएक्शन का जो रेट होगा वो भी कम हो जाएगा। अब आप बोलोगे मैम इस रेट का क्या मतलब है, रेट का मतलब होता है बेटा किस स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है, मतलब जल्दी हो रही है, धीरे हो रही है। तो इसीलिए अगर आप उसे फ्रिज में रख दोगे, आपने टेम्परेचर कम कर दिया बच्चे, तो आपका जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसकी जो होने का टाइम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। रेट को आपने कम कर दिया, इससे भी आप अपने फूड को प्रिवेंट कर सकते हो। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब क्या है बच्चे, अगर हम यूज करें एयर टाइट कंटेनर्स, जैसे कि आपको पता है हमारे चिप्स बिस्किट जल्दी खराब हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कंटेनर्स लेकर आते हैं जो होते हैं एयर टाइट। अगर हम उनके अंदर उसे स्टोर करते हैं तो एयर टाइट होने की वजह से जो हमारे फूड आइटम्स हैं वो किसके कांटेक्ट में नहीं आएगा बच्चे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट से नहीं आएगा। अगर ऑक्सीजन से आपने उसे दूर रख लिया तो यानी कि ऑक्सीडेशन आपका रुक जाएगा, ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो फूड रेंसिड भी नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट क्या है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड आइटम्स अवे फ्रॉम द लाइट। ओके बच्चे, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड आइटम्स अवे फ्रॉम लाइट। मतलब क्या है, अगर आप लाइट से भी उसे दूर रखोगे तो भी आपकी रेंसिडिटी की प्रोसेस जो है वो आप रिटार्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, ये आज हमने क्या करा, हमने अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देखी, कोरोजन और रेंसिडिटी भी देख लिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमने क्या करा, आज हमने कंप्लीट कर लिया है अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर आपको चाहिए हमारे इस लेक्चर के नोट्स तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे हमारी स्कोर प्लस की ऐप पे, और वहां से आप सारे नोट्स जो हैं बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं।